बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस वक्त MD-CAT यानी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत मुफीद साबित होगी। ये वीडियो इंग्लिश सब्जेक्ट के जो पास पेपर्स हैं इनके सॉल्यूशंस पर बनाई गई है और हमारी कोशिश होगी कि 2009 जब ये टेस्ट NTS के सुपर था उस वक्त से लेकर लेटेस्ट पेपर्स तक तमाम पेपर्स जो पास पेपर्स हैं उनका सॉल्यूशन और उसकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने पेश की जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। 2009 NTS पेपर इंग्लिश, उस ज़माने में 10 MCQs दी जाती थी, तो इस वक्त हम 10 MCQs देखते हैं 2009 के पेपर में जो दी गई हैं, उनका सॉल्यूशन क्या होगा और एक्सप्लेनेशन क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 1, क्या करना है इसमें? फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड। लिखा हुआ नहीं है लेकिन अंडरस्टूड है। नियरली एवरीवन ड्रीम्स ऑफ बिल्डिंग डैश आइडियल हाउस। अब इसमें आपको फिल करना है इट्स, देयर, हिज, हिम, देम। ठीक है, आपके पास सब्जेक्ट मौजूद है एवरीवन और आप समझते हैं कि एवरीवन इस सिंगुलर सब्जेक्ट है, लिहाजा एवरीवन का जब आप पॉसेसिव केस इस्तेमाल करेंगे तो उसकी जगह वंस आ जाता है, लेकिन वंस चूंकि ऑप्शन में नहीं है तो अगर वंस मौजूद ना हो तो फिर हम जो मैस्कुलिन आपके पास पॉसेसिव केस होता है यानी ही का पॉसेसिव केस हम हिज यूज करेंगे। तो इसमें आ जाएगा नियरली एवरीवन ड्रीम्स ऑफ बिल्डिंग हिज आइडियल हाउस, सो द आंसर विल बी सी, हिज। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फिर एक दफा मैं आता हूं क्वेश्चन 1 की तरफ। ये बता दिया जाए कि क्वेश्चन 1 में असल में किस चीज को जांचा जा रहा है, क्या चीज पूछी जा रही है। ये देखा जा रहा है कि क्या स्टूडेंट सब्जेक्ट के साथ उसका सही पॉसेसिव प्रोनाउन यूज कर सकता है या नहीं, ये देखा जाएगा। लिहाजा ये अगर आप देखा जाए कि इंग्लिश लैंग्वेज में कौन सा टॉपिक है तो ये टॉपिक प्रोनाउन के टॉपिक से, आप देखें कितने इजी टॉपिक से एक MCQ उठाया गया है और बहुत सारे बच्चे इसे गलत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पहले आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो कमेंट्स में जल्दी से मुझे बताइए आंसर A है, B है, C है, D है या E है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि उस जमाने में NTS में नेगेटिव मार्किंग भी होती थी और 5 ऑप्शंस होते थे। आपको पता है जब ऑप्शंस 5 हों तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कम हो जाती है, यानी हर ऑप्शन के करेक्ट होने की परसेंटेज अब 20% है, जबकि 4 ऑप्शंस जो आजकल होते हैं उनमें करेक्ट होने की परसेंटेज 25 है। इसके साथ साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी था, यानी हर 4 रॉन्ग आंसर पर 1 मार्क डिडक्ट कर दिया जाता था। ठीक है, और आजकल ना नेगेटिव मार्किंग है और ऑप्शंस भी आजकल 4 हैं, लिहाजा पेपर का पैटर्न NTS के मुकाबले में आजकल बहुत ज़्यादा आसान है। अब भी अगर स्टूडेंट्स प्रिपरेशन ना कर सकें तो फिर हम मज़ीद क्या कर सकते हैं। ठीक है, ज़रा क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। लाइफ डैश वाटर, लाइट, अ मॉडरेट टेम्परेचर एंड अ वैरायटी ऑफ केमिकल एलिमेंट्स। अब आप इसमें एक सूटेबल वर्ड जो है सेलेक्ट करेंगे जो यहाँ बेस्ट जो है वो रिप्लेस किया जा सके। तो आप देखें क्या फाइंड्स ठीक होगा, रिवील्स ठीक होगा, डिजाइन्स ठीक होगा, कैलकुलेट्स ठीक होगा या रिक्वायर्स ठीक होगा। जल्दी से सोचिए, कमेंट में आंसर दे सकते हैं आप। हाँ, जिन्होंने सही सोचा, यस, आंसर है E, रिक्वायर्स। यानी सेंटेंस कह रहा है कि लाइफ रिक्वायर्स वाटर, लाइट, अ मॉडरेट टेम्परेचर एंड अ वैरायटी ऑफ केमिकल एलिमेंट्स, यानी कि प्रोटीन, फैट्स, विटामिन C एंड अदर केमिकल एलिमेंट्स, ये लाइफ को रिक्वायर होती हैं। यहाँ रिक्वायर इज वेरी वेरी सुटेबल वर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। The stories that she makes out for her children ought to be written down and published.
नो एरर। ठीक है, पब्लिश तक ये सेंटेंस खत्म हो जाता है। अब आपको करना क्या है इस किस्म के सेंटेंस में, आप देखें कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं और इन पर मार्क किया गया है ABCDE, यानी इसमें आपको ये बताना होता है कि ABCD इन चारों वर्ड्स में या फ्रेजेस में कौन सा वर्ड या फ्रेज ग्रामेटिकली रॉन्ग है। यानी इसमें आपको एरर डिटेक्शन करनी होती है कि एरर कहाँ है, ग्रामेटिकल एरर को आपको कैच करना होता है और बताना होता है। और अगर आपको लगता है ABCD में से कोई भी एरर नहीं है तो फिर आप E सेलेक्ट करेंगे, जिसका मतलब है कि देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस। ठीक है, आप जल्दी से देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए ग्रामर के रूल्स के हिसाब से क्या चीज़ है जो रॉन्ग है, स्टोरीज, मैक्स आउट, ऑट या रिटन। ये आपको पता होना चाहिए कि ऑट टू क्या चीज़ है, ये शुड का रिप्लेसमेंट है। शुड एडवाइस के लिए इस्तेमाल होता है, ऑट टू भी एडवाइस के लिए यूज होता है, लेकिन ऑट टू का मतलब होता है मॉरल एडवाइस। एक और एडवाइस के लिए मॉडल यूज होता है हैड बेटर, जिसका मतलब होता है सिवियर या स्ट्रॉन्ग एडवाइस। ठीक है ना, तो यहाँ हॉट टू शुड के मानों में यूज हुआ है। द स्टोरीज दैट शी मेक्स आउट फॉर चिल्ड्रन ought to be written, यानी should be written down and published। अगर आप गौर से देखेंगे तो बाकी सारे वर्ड्स ठीक हैं। ये फ्रेज देखिए बी पर जो है makes out, ठीक है, make out का मतलब होता है अंडरस्टैंड। ठीक है, यहाँ होना चाहिए make up। ठीक है, सो जो रॉन्ग है वो क्या है, बी, makes out यहाँ रॉन्ग है। आप कहेंगे कि आंसर क्या सही होना चाहिए, तो यहाँ होना चाहिए मैक्स अप, क्योंकि मेकअप अ स्टोरी, जब आप कोई स्टोरी बनाते हैं अपनी तरफ से तो उसे मेकअप करना कहते हैं, मेकअप अ स्टोरी। ठीक है, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, मेक के साथ अप लगाएंगे तो इसका मतलब होगा किसी कहानी या वगैरह किसी किस्से को घड़ना। ठीक है, कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। We are expecting to go abroad this summer. No error. यहाँ are expecting to go this ABCD इन चारों में कोई एक ग्रामेटिकली अगर रॉन्ग है तो आप बताएंगे कि क्या रॉन्ग है, इधर ABCD आपको एरर डिटेक्ट करना है। और अगर कोई रॉन्ग नहीं है तो फिर आप E सेलेक्ट करेंगे, यानी देयर इज नो एरर। ठीक है जी, बताइए, सोचिए। जी हाँ, यहाँ आंसर होगा ई, यानी कि नो एरर, बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग टू गो अब्रोड दिस समर। इस गर्मियों में हम बाहर मुल्क जाने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यानी हम जाएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एज फ्यूचर डेफिनेट यूज होता है, सो द देयर इज नो मिस्टेक इन द सेंटेंस, सो हम यूज करेंगे ई ऑप्शन, जिसका मतलब है नो एरर। कम टू क्वेश्चन नंबर 5। चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज्ड वन, यानी जो कैपिटल्स आपको वर्ड गिवन है इससे मोस्ट सिमिलर मीनिंग आप वर्ड सेलेक्ट करें, यानी कि ये सिनोनिम का क्वेश्चन है। आपको सिनोनिम बताना है, आपको मुतरादिफ अम्माने वर्ड बताना है। डिसरप्शन के मीनिंग क्या होते हैं आप सब जानते हैं। डिसरप्शन का मतलब होता है कोई मुश्किल, कोई परेशानी। सो क्या होगा सिनोनिम? यस, यू आर राइट, द आंसर इज सी, ट्रबल। डिसरप्शन मीन्स ट्रबल। डिसरप्शन का सिनोनिम है ट्रबल। ठीक है, अगर आपको एंटोनिम पूछा जाता तो देखें कंफर्ट भी अब एंटोनिम है और लग्जरी भी है। ज्यादा बेहतर यहाँ पर जो है एंटोनिम कंफर्ट है, जो कि ट्रबल का ऑपोजिट होता है। ठीक है, कम टू क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं क्या है। चूज द वर्ड मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द कैपिटलाइज्ड वन। जो कैपिटलाइज्ड वर्ड है यानी इनएविटेबल, इसका मोस्ट सिमिलर मीनिंग यानी कि सिनोनिम बताना है आपको। बताइए क्या सिनोनिम हो सकता है? इनएविटेबल का क्या मतलब होता है? वो चीज जिसे अवॉइड ना किया जा सके, अनअवॉइडेबल। उर्दू में हम इसको कहते हैं नागुजीर। अब वो नागुजीर या अनअवॉइडेबल कौन सी चीज होती है? एक ऐसा वाकया, एक ऐसी चीज जो होनी ही होती है,
जो नागुजीर है, जो सर्टेन है। सो यस, इसका सिनोनिम होगा डी। ओके, डी इज द राइट आंसर, सर्टेन। ठीक है, सर्टेन, नागुजीर, जिसे होना ही होता है, जो होकर रहता है, उसे कहते हैं इनएविटेबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के लिए एक पैसेज गिवन है। यकीनन आपको ये पूरा पैसेज पढ़ना होगा, और अगर आप गौर से देखें तो ये पैसेज आपकी इंटरमीडिएट बुक के एक लेसन प्रोज से लिया गया है, और उस लेसन का नाम पहचानने की कोशिश करें क्या है। It is of course trifle absurd to speak of Asia as a unity, and only opposition to Western imperialism has caused people to think in these terms. Asia contains half of the population of the world and at least 3 very distinct civilizations, that of Islam, that of India, and that of China. These differ from each other just as much as they differ from the civilization of Christian world, and there is not the faintest reason to expect all them to act in unison. What is to be hoped is not an endeavor after cultural or political unity, but a determination to uphold independence at home and to respect elsewhere. And when I speak of independence, I am not thinking only of politics but also of culture. There is a great danger of too much cultural uniformity. No great civilization has ever been cosmopolitan. ये आपके लेसन Reflections on the Reawakening East by a very well-known author बर्ट्रैंड रसल, उसका लेसन, उसका एक रिसर्च आर्टिकल जो आपके लेसन, आपके कोर्स में शामिल है, इससे ये पैसेज लिया गया है। अब इस पैसेज के नीचे 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। अगर आप ये पैसेज समझ गए हैं तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं यस। इस पैसेज के अंदर जो गिवन है, इसको समझ करके आपको ये आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके सामने रीड करता हूं। In the view of the author, what is the harm of cultural uniformity? Cultural uniformity के क्या हार्म्स हैं, क्या नुकसानात हैं? अगर सारी दुनिया का कल्चर, तमाम मुल्कों का कल्चर एक जैसा हो जाए तो इसके क्या नुकसानात हैं? तो अगर आप पैसेज को अच्छी तरह पढ़ें और आपने लेसन भी अच्छी तरह पढ़ा होगा तो आपको आंसर मिल गया होगा यस। द आंसर इज ए, यानी एक ऐसा कल्चर जिसमें कल्चरल यूनिफॉर्मिटी हो, एक ऐसी सिविलाइजेशन वो कभी ग्रेट सिविलाइजेशन नहीं हो सकती। इट विल नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रेट सिविलाइजेशन, क्योंकि अजीम तरीन सिविलाइजेशन जब बनती हैं जिसमें बेशुमार मुल्कों के अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग जो है एथिकल वैल्यूज हों, ताकि ये दुनिया पूरा गुलदस्ता बन जाए। ठीक है ना? A great civilization must have many cultures, multicultural, cosmopolitanism उसमें होना चाहिए। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये भी पैसेज से ही है। The author is in favor of dash। जी हाँ, पढ़कर बताइए पैसेज में ऑथर किसके फेवर में है? क्या कल्चरल यूनिफॉर्मिटी के फेवर में है, कॉस्मोपॉलिटीज या कॉस्मोपॉलिटनिज्म के फेवर में है, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंडिपेंडेंस के फेवर में है, यूनिटी ऑफ एशिया के फेवर में है, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव? यस, क्या आंसर है? यस, आंसर इज सी, पॉलिटिकल एंड कल्चरल इंडिपेंडेंस, यानी तमाम मुल्क के तमाम लोग, ठीक है, पॉलिटिकली और कल्चरली इंडिपेंडेंट हैं, जो चाहे अपनी पॉलिटिकल व्यूज रख सकते हैं, जो चाहे अपना कल्चर अडॉप्ट कर सकते हैं। इसी से ग्रेट सिविलाइजेशंस बनती हैं, इसी को कॉस्मोपॉलिटनिज्म कहते हैं। ओके, अब हम आते हैं पैसेज से हटकर क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए, चूज द लेटर्ड वर्ड और फ्रेज दैट इज मोस्ट नियरली ऑपोजिट in meaning to the word in capital letters। yes, जो कैपिटल लेटर है एराडिकेशन, और इसके 5 ऑप्शंस गिवन हैं और आपको बताना है
नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग। नियरली ऑपोजिट का मतलब है एंटोनिम बताना है आपको मुतज़ाद बताना है, आपको इस अल्फाज की जिद बतानी है, ऑपोजिट बताना है। तो एराडिकेशन का हमें पता है इसका मतलब होता है तबाह बर्बाद कर देना, ढा देना किसी चीज को। तो इसका ऑपोजिट क्या है? यस, आंसर इज डी, ऑप्शन डी, स्टैब्लिश, यानी किसी चीज का कयाम करना। वहां है किसी चीज का खात्मा करना, बर्बाद करना, और यहाँ इसका मतलब है कयाम करना, किसी चीज का आगाज करना, स्टैब्लिश करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ये भी देखिए एंटोनिम का ही क्वेश्चन है, वेरी इजी। चूज द लेटर्ड वर्ड और फ्रेज that is most nearly opposite in meaning to the word in capital letters। जो कैपिटल लेटर वर्ड है इंटरप्शन, 5 ऑप्शंस हैं A, B, C, D, E। आपको नियरली ऑपोजिट इन मीनिंग यानी कि एंटोनिम चाहिए, ऑपोजिट चाहिए। इंटरप्शन का मतलब होता है किसी चीज में मुदाखलत करना, वक्फा देना। ऑपोजिट इसका होगा बगैर मुदाखलत यानी कि बगैर ब्रेक के, यानी कि कंटिन्यूटी। अगर इसका सिनोनिम पूछा जाता तो ब्रेक बहुत जबरदस्त था। ए इसका सिनोनिम है लेकिन बी इसका एंटोनिम है। यहाँ आंसर होगा बी, ऑप्शन बी, कंटिन्यूटी। तो ये थे 10 क्वेश्चन 2009 के पेपर का सलूशन। हम ये पास्ट पेपर्स का सलूशन आपके सामने पेश कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल हम आएंगे 2010 के पेपर के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी आप हमारे YouTube चैनल एक्सीलेंस ऑनलाइन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन वक्त पर मिल सके। थैंक यू वेरी मच, विश यू गुड लक, गुड बाय।